नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में सीधा पूछे जाते हैं। आज हम जो आपको बताएंगे इससे एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे, जैसा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करना है। आज हम आपको सिद्ध करने के लिए बताएंगे, तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर के सीधा आते हैं प्रश्न पे। वो परिमेय सिद्ध करने से पहले आपको परिमेय और अपरिमेय जान लेना है कि ये कहते किसको हैं। सबसे पहले आते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या पे, परिमेय संख्या इसका परिभाषा क्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है। वह ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और ये Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। उसी तरह से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है, पूर्णांक। क्या इस्तेमाल किया है बच्चों? हमने यहाँ पर एक इस्तेमाल किया है पूर्णांक। ये पूर्णांक कहते किसको हैं? पूर्णांक। पूर्णांक वो ऐसा संख्या जिसमें 0 भी शामिल होना चाहिए, नेगेटिव भी शामिल होना चाहिए और पॉजिटिव भी शामिल होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पूर्णांक, ठीक है। जिसमें कि नेगेटिव, 0, पॉजिटिव शामिल होना चाहिए। सबका हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने क्या लिखा? P/Q। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 10/15 P/Q के रूप में है, इसको लिख लिए हैं। जैसे 5/3 ये P/Q के रूप में है। और इसे अपरिमेय संख्या जो रूट में रहेगा, √2, √3, √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। और ये जो है परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। और ये जो हम बताए हैं ये पूर्णांक का एग्जाम्पल है। पूर्णांक एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, पॉजिटिव में +1, +2, +3, इस सब को हम क्या बोलेंगे? ये सब संख्या को हम बोलेंगे पूर्णांक। तो हमने आपको यहाँ पर परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके साथ एक 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आगे हम आपको सिद्ध करने के लिए बताते हैं, सिद्ध करने के लिए बताते हैं। अब हम आगे जो आपको बताएंगे सीधा प्रश्न सिद्ध करने के लिए बताएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? उत्तर में आपको ये सब नहीं लिखना है, हम आपको साइड में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करना है? मानना है, ठीक है। मानना है। मानना क्या है हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा, जो जिसको भी मानना है उसको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। क्या करना है? P/Q के रूप में लिखना है। अभी ये जो P/Q है अभी ये उभयनिष्ठ के रूप में है। किस रूप में है? उभयनिष्ठ के रूप में है। इसको अगर जो आप उभयनिष्ठ को काट देते हैं तो अगला स्टेप जो आएगा
अगला स्टेप m बटा n के रूप में लिखना है। ठीक है, m बटा n के रूप में लिखना है। चौथा, जो भी रूट के अंदर है, जो भी रूट के अंदर है उसको बाएं तरफ लिखना है। कहाँ लिखना है? बाएं तरफ लिखना है। ठीक है, आपको अगर अच्छे से लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको ये सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं कि किस तरह से सिद्ध करते हैं, ताकि आप जो परीक्षा में सिद्ध करें आपको अच्छे से याद रहे। अब बाएं तरफ लिखना है। चौथा, पाँचवा क्या करना है? कैलकुलेशन कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको समानता करना है कि हम जो माने हैं और जो आप प्रश्न बना रहे हैं उसमें क्या समानता है। लास्ट में करना है समानता। ठीक है, और छठा में क्या करना है? जो हम माने हैं और जो प्रश्न बनाते समय आया है दोनों में विरोधाभास आएगा। जैसे ही विरोधाभास आएगा हम गलत हो जाएंगे, हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे ही प्रश्न सही होगा वैसे ही साबित हो जाएगा क्या कि जो हम प्रश्न बना रहे हैं वह अपरिमेय है। इस तरह से इतना पॉइंट करना है। अब हम सीधा प्रश्न पे आते हैं, ये हम मिटाते हैं। ठीक है, आते हैं सीधा हम प्रश्न पे, आते हैं प्रश्न पे। सबसे पहले आपको करना क्या है? हमने आपको बताया मानने के लिए, तो सर्वप्रथम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है मान लिए। अब परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार √5 है तो √5 लिखें बराबर P/Q। ये हमारा परिमेय संख्या का परिभाषा है। इसको मानना है समीकरण फर्स्ट। क्या मानना है? समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए अभी जो मेरा P/Q है, यदि P/Q उभयनिष्ठ के रूप में है, उभयनिष्ठ के रूप में है, उभयनिष्ठ के रूप में है, अभी जो हमारा P/Q है यह भी उभयनिष्ठ के रूप में है। इसको आपको काट करके छोटा कर लेना है। क्या करना है? काट करके छोटा कर लेना है। अभी जो हम चल रहे हैं ये सब मान के चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? मान के चल रहे हैं। अभी जो हमारा P/Q आया है इसमें क्या है? उभयनिष्ठ के रूप में है। क्या है? उभयनिष्ठ के रूप में है। ये जो P/Q है क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। ये जो हमारा पूर्णांक है यह भी उभयनिष्ठ के रूप में है। उभयनिष्ठ कहते किसको हैं? उभयनिष्ठ हम उसको कहते हैं जिसमें कि मल्टीपल यानी गुणक के रूप में कोई ना कोई संख्या अवश्य रहता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, यहाँ आपको साइड में समझाते हैं फिर हम मिटा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमने P/Q लिखा है। हम मान लिए कि इसका मान 10/15 है। क्या माने हैं? 10/15। यह भी हमारा P/Q के रूप में 10/15 है। अगर जो हम इसको काट कर छोटा कर लेते हैं, जैसे इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, काट के क्या कर लिए? 2 और 3 में क्या कर लिए? छोटा कर लिए। जैसे ही छोटा किए हैं इसको आपको मानना है 2/3 बराबर m/n। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
2 और 3 को कोई काट नहीं सकता है एक के अलावा। इसको सिर्फ एक काट सकता है, इसको भी सिर्फ एक काट सकता है, इसके अलावा कोई और संख्या इसको काट नहीं सकता है। इसी को इसमें हो गया उभयनिष्ठ। 5 था उभयनिष्ठ, हमको 5 से काट दिए। अब ये 2/3 के रूप में आ गया है। इसको अब एक के अलावा कोई और नहीं काट सकता है। क्या अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है? एक है। क्या है? एक है। अब प्रश्न के अनुसार अब जो हमारा रूट 5 है क्या आ गया? m/n के बराबर आ गया। रूट 5 क्या आ गया? m, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिए हैं रूट 5 m/n के रूप में। अब यहाँ पर क्या है? उभयनिष्ठ के रूप में, उभयनिष्ठ के रूप में 1 है। उभयनिष्ठ के रूप में क्या है? 1 है। इसको कोई और विभाजित नहीं कर सकता है एक के अलावा। इसको सिर्फ एक विभाजित कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता है। इतना समझ में आया? अब हम ऊपर से मिटाते हैं। हम ये आपको 2 मिनट समय देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं तो फटाफट लिख लीजिए। हम ऊपर से मिटाएंगे, फिर इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ तक आपने उतार लिया होगा अपने कॉपी में। हम आगे बताते हैं। हमने आपको पहला स्टेप लिख देते हैं। हमने बताया था कि रूट 5 बराबर m/n, ठीक है। यहाँ पर 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। जिसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है उसको हम सह अभाज्य बोल सकते हैं। अभी जो हमारा m और n है, m और n है, ये हमारा क्या है? सह अभाज्य है। क्या है बच्चों? सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है या HCF यानी कि महत्तम समवर्तक 1 होता है, उसी को हम बोलते हैं सहअभाज्य। क्या बोलते हैं बच्चों? सहअभाज्य। हमने यहाँ इसको मान लिया समीकरण 2। हमने इसको पहले समीकरण 1 माना था, अब इसको मान लिया है समीकरण 2। समीकरण 1 जब माना था तो हमने ये माना था रूट 5 बराबर p/q। इसको हमने समीकरण 1 माना था, ठीक है। हमने मिटा दिया है, फिर से आपको बता दिया था, ठीक है। हमने समीकरण 1 ये माना था, अब ये समीकरण 2 ये माना है। अब यहाँ पर आप ब्रज गुणन या तिरछा तिरछी गुणन कह सकते हैं इस तरह से। रूट 5 बराबर m/n। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर कर सकते हैं ब्रज गुणन या तिरछा तिरछी गुना। हम क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना। तो जैसे ही तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो रूट 5 गुना n क्या हो जाएगा? रूट 5 गुना n हो गया गुना। अब बराबर है तो बराबर कर दिए, ठीक है। अब m गुना 1, m गुना 1 ये हो गया, ठीक है। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं रूट 5 n बराबर m। समझ में आया? अब हम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कड़ी दोनों तरफ वर्ग। रूट 5 है तो रूट 5 लिख दिए, n है तो m लिख दिए, ठीक है, बराबर m है तो m लिख दिए। हमने क्या बोला? दोनों तरफ वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर दिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आप बहुत ही आसानी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर 2 कैलकुलेशन का प्रयोग करेंगे। हम आपको साइड में बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस प्रकार भी लिख सकते, रूट 5 है का स्क्वायर क्या करेंगे? यहाँ गुना है तो गुना, रूट 5 का स्क्वायर करना है। रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। गुना है तो गुना,
एन का स्क्वायर क्या आता है, एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे √5 था, √5 लिखें, स्क्वायर है, जितना स्क्वायर रहेगा उसको उतना बार लिख सकते हैं, √5 गुना √5। जैसे ही √5 गुना √5 करिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा और ये 5 बच जाएगा, ये 5 क्या होगा, बच जाएगा। उसी प्रकार आप इस तरह से भी कर सकते हैं, √8 गुना √8, यहाँ पर आप कर सकते हैं रूट गुना रूट खत्म, सिर्फ 8 बचेगा। इस प्रकार से आप रूट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ 2 बार आया तो हम 2 बार लिखें, कोई भी स्क्वायर रूट को हम 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल या वर्ग खत्म हो जाएगा। समझ में आया, स्क्वायर करने पर हमने यहाँ पर √5 गुना √5 किए तो 5 आ गया, एन का स्क्वायर किए एन स्क्वायर आ गया, एम का स्क्वायर किए एम स्क्वायर आ गया। आप इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। समीकरण एक हमने पीछे आपको मानने के लिए बता दिया था, 2 इसको माने हैं, 3 इसको माने हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देख रहे हैं ये जो 5 है, ये क्या है 5, ये 5, ये 5 क्या है, एम स्क्वायर को विभाजित कर देगा। 5 क्या है, एम स्क्वायर को विभाजित कर देगा। 5 क्या कर देगा, एम स्क्वायर को विभाजित कर देगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमने आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहे हैं, साइड में हम जितना भी बता रहे हैं हम इसको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, हम बाद में मिटा देंगे। परीक्षा में आपको इस प्रकार से नहीं करना है, परीक्षा में आपको डायरेक्ट करना है, ये सिर्फ हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। समझ में आया। इस जैसे देखिए यहाँ पर आया है 5 गुना एन स्क्वायर आया है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एन स्क्वायर, देखिए 5 गुना एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, यही है। हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर है, ये भी गुना में है, ये 5 इधर जाएगा तो भागे में आएगा, क्या चीज में आएगा, भागा में। 5 गुना एन स्क्वायर बराबर था एम स्क्वायर, हमको एन स्क्वायर का मान निकालना, एन स्क्वायर कर दिए, ये 5 गुना में है, जैसे ही गुना वाला बराबर के उस साइड में जाता है तो ये भागा में हो जाता है। किस चीज में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 5 भाग में कर दिए हैं। अब आप देख रहे हो ये जो 5 है, एम स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, एम स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर लिख देना है आपको, ये जो 5 है एम स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जब 5 एम स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, एम को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, एम को भी विभाजित करेगा। एम 5 को भी विभाजित करता है। समझ में आया। ये एम स्क्वायर को विभाजित किया तो ये लिख दिए। जैसे ही एम स्क्वायर विभाजित करता है, यहाँ पर एक प्रमेय काम करता है। कौन सा प्रमेय काम करता है, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या कहते हैं, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यहाँ पर काम करता है। उसी के अनुसार ये क्या है, इसको विभाजित कर रहा है तो ये इसको भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, इसको भी विभाजित करेगा। आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, फिर हम आगे मिटा के फिर से बताएंगे। आपने यहाँ तक उतार लिया होगा, अब हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको, ये जो 5 एम को विभाजित करता है, हमने यहाँ तक बताया था। एम को विभाजित करता है, समीकरण 3 मान लेना है। ठीक है, समीकरण 3 मान लेना है। समीकरण 3 तो मान लिया, समीकरण 4 मान लेना है बच्चों। समीकरण 4 हमने आपको क्या क्या मानने के लिए बताया है, हमने आपको 3 समीकरण इसके पहले बताए थे। ठीक है, ये समीकरण को पहले देख लेते हैं।
√5 बराबर बताए थे P/Q समीकरण 1 बताए थे, √5 बराबर M/N समीकरण 2 बताए थे, ठीक है। एक बताए थे 5 गुना N बराबर M², इसको समीकरण 3 बताए थे, इसको हम समीकरण 4 बताए हैं। अब माना कि M बराबर 5 के, क्या करना है अब आगे मानना है M बराबर 5 के, क्या करना है M बराबर 5 के मान लिए हैं। अब इसी M का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, करिए प्रतिस्थापित। क्या है ये है, ये लिख देंगे 5 गुना N², 5 गुना N² लिख दिए, 5 गुना N²। अब देखिए यहाँ पर M² है ना, तो इसी का मान यहाँ पर क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो M बराबर 5 के है, तो M की जगह 5 के है, तो M की जगह क्या लिख देंगे 5 के, M की जगह क्या लिख देंगे 5 के। स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिए बच्चों। अब कैलकुलेशन करिए, 5 गुना N² बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, K का स्क्वायर हो जाएगा, होगा बच्चों। अब आगे देखिए, हम 5 का मान इधर भेज देते हैं, N² बराबर, ये भी देखिए 5 गुना में है तो 25, K² लिख दिए, ये 5 गुना में है, इधर क्या चीज़ में आएगा, जब 5 गुना में भी है, अब 5 को हम बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आप यहाँ इसको काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, 5 बार में काट दिए, N² बराबर 5K² आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो 5 है, ये क्या है 5 है, N को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये जो 5 है ये N को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे, देखिए N² बराबर 5K² था, हम 5 को गुना में भागा में ले आते हैं, N²/5, इधर क्या हो जाएगा K²। ये देखिए 5 N को विभाजित कर रहा है ना, उसी प्रकार यहाँ लिख लेना है कि 5 N² को क्या करता है, विभाजित करता है। जब 5 N² के विभाजित करता है तो 5 N को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसको समीकरण मान लेना है 5, ठीक है, क्या मान लेना है 5। हमने आपको समीकरण 1 बताया है, हमने आपको समीकरण 2 बताया है, हमने आपको यहाँ पर समीकरण 3 बताया है, फिर आगे चल के समीकरण 4 बताया है, फिर हमने यहाँ पर समीकरण 5 बताया है। क्या बताया है 5। अब देखिए आप समीकरण 4 को देखिए, ये समीकरण 4 है ना, ये क्या है समीकरण 5 है। इस दोनों को गौर से देखिएगा, इसमें जो उभयनिष्ठ जो विभाजित कर रहा है, 5 यहाँ भी विभाजित कर रहा है, 5 इसको भी विभाजित कर रहा है। आप इस प्रकार देख रहे हैं कि समीकरण 4 और समीकरण 5 का जब हम समीक्षा करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ दोनों को विभाजित कर रहा है, M को भी विभाजित कर रहा है और 5 N को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, क्या है 5 है। और हम जो यहाँ पर लाए थे, यहाँ पर जो हम बताए थे आपको कि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था, 1 था, कितना था 1 था। तो इस प्रकार हम जो माने हैं वो 1 है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो हम लाए हैं यहाँ क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है, विरोधाभास। हमने यहाँ माने थे 1, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया था 5। हम यहाँ तक आप उतारिए, हम आगे बताते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक उतार लिए बच्चों, फिर हम आगे बताते हैं समीकरण 4 और 5 का समीक्षा करके आगे बताएंगे प्रूफ। अब बन गया, लास्ट है अब।
आपने यहाँ तक उतार लिया है। हमने आपको समीकरण 4 और समीकरण 5 से जो निष्कर्ष निकला, अब यहाँ पर आते हैं। समीकरण 4 और समीकरण 5 से यह निष्कर्ष निकला, यह निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 5 ही है ना। हमने एम और एन के रूप में, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हम जो माने थे 1 आया था, और यहाँ क्या है? 5 है। अतः विरोधाभास उत्पन्न हुआ ना, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसीलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया। तो बच्चों, हमने आपको बताया है कि √5 अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन हमने आपको पूरा बेसिक से बताने का प्रयास किया, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है। लेकिन आप जो साइड में कैलकुलेशन करने के लिए हम बताए हैं, उसको हम छोड़ दें तो ये वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का बनता, जो कि तुरंत ही आप लोगों को समझ में नहीं आता। हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा किया है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। हमने आपको जीरो से उठाया और लास्ट में हीरो की तरह प्रूफ करके सब चीज़ बताया है। एक चीज़ भी हमने आपको नहीं छोड़ा है। हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।